हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ओके, इन क्वेश्चंस को ध्यान से सुनिएगा और अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना अगर आप चाहें तो इनको नोट करते रहिएगा। ओके, बेसिकली 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे हम इस वीडियो में पहले मैं बता दूं कि हम टोटल 15 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम 15 वीडियो कवर करेंगे, 15 क्वेश्चंस अपने कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये टोटल आपकी 5 यूनिट के 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इम्प्योरिटी इज डिफाइंड एज एनी सब्सटेंस को एग्जिस्टिंग विद ओरिजिनल ड्रग such as starting material or intermediate of or that is formed due to any side reaction। बेसिकली हम कह सकते हैं मान लीजिए आप इसमें कोई भी चाय बना रहे थे। ओके, क्या कह रहे हैं? इम्प्योरिटी डिफाइन एज एनी सब्सटेंस को एग्जिस्टिंग विद ओरिजिनल ड्रग सच एज स्टार्टिंग मटेरियल और इंटरमीडिएट एंड दैट इज फॉर्म ड्यू टू एनी साइड रिएक्शन। अब चाय बना रहे थे, आपने क्या किया, इसके अंदर चाय के साथ कोई अदर इम्प्योरिटी आ जाए, कोई अदर सब्सटेंस आ जाए। ठीक है, वो कैसे आएगा? या तो मान लीजिए आपने जब चाय बनाना शुरू किया, या तो स्टार्ट होते टाइम जब आपने पानी रखा, ठीक है, उस टाइम पे हो सकता है पानी के साथ आपकी कोई इम्प्योरिटी आ गई हो, धूल मिट्टी, ठीक है, या फिर कोई और उसमें कोई कीड़ा गिर गया हो, उस वजह से हो सकता है कि उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी आ रही है। या फिर जब चाय बन रही है, ठीक है, आधी रिएक्शन आपकी पहुंची है, इंटरमीडिएट जब बन रहा है, उस टाइम पे क्या हो रहा है, आपका कोई भी उसके अंदर इम्प्योरिटी आ गई। ठीक है, या फिर कोई आपकी साइड रिएक्शन चल रही है, चाय बन रही है, साथ में हो सकता है उसके अंदर कोई और दूध फट गया, इम्प्योरिटी की तरह यूज हो रहा है। ओके, इसी तरीके से हम क्या करें, इम्प्योरिटी अब हम नॉर्मल अपनी साइंटिफिक लैंग्वेज में देखते हैं। इम्प्योरिटी इज डिफाइंड एज एनी सब्सटेंस को एग्जिस्टिंग। को एग्जिस्टिंग का मतलब होता है साथ में एग्जिस्ट कर रहा है, आपकी कोई ओरिजिनल ड्रग है, ठीक है, आप ओरिजिनल कंपाउंड बना रहे थे, उसके साथ में कोई और सब्सटेंस आ रहा है, वो या तो स्टार्टिंग मटेरियल हो सकता है, ठीक है, जिससे आप कंपाउंड फॉर्म कर रहे थे वो हो रहा है, या फिर कोई इंटरमीडिएट जो बीच में सब्सटेंस बन रहा है उसकी वजह से, ठीक है, या फिर कोई साइड रिएक्शन साथ में चल रही है। आपका ओरिजिनल सब्सटेंस तो बन ही रहा है, साथ में आपकी जो साइड रिएक्शन चल रही थी उसकी वजह से, ठीक है, उसको हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, इम्प्योरिटी की तरह हम कंसीडर करेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा राइट द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। अच्छा, जब भी आप लोग प्रिंसिपल लिखेंगे किसी भी जो भी आपका इसमें जैसे क्लोराइड का पूछा गया है, तो प्रिंसिपल में आप सिंपल सी जो हमारी रिएक्शन है NaCl प्लस AgNO3 डाइल्यूट HNO3 AgCl प्लस क्या है, सोडियम क्लोराइड से, ओके, सिल्वर नाइट्रेट की जब आप रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, तो आपका क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड, और साइड प्रोडक्ट या फिर बाई प्रोडक्ट निकल रहा है, साइड में हमारा क्या बन रहा है, सोडियम नाइट्रेट। तो क्या है, यही इसका प्रिंसिपल है कि जब हम क्लोराइड की रिएक्शन किसी भी सब्सटेंस में जब हम क्लोराइड का लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं, मान लीजिए पानी का कर रहे हैं, तो पानी के साथ अगर आपकी क्लोराइड की इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, तो जब उसकी रिएक्शन आप सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराएंगे तो वो क्या होगा, जो सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड में, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उसमें ऑप्लेसेंस आ रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं इसको टर्बिडिटी। ठीक है, टर्बिडिटी प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से आपका कोई भी जो सब्सटेंस है वो आपको, या फिर जो जिस पे भी आप टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं क्लोराइड का, वो आपका जो टेस्ट सॉल्यूशन है वो आपको धुंधला दिखाई देगा। यही प्रिंसिपल है आपके लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड का। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं नेम ऑफ द एपरेटस यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। गर्जेट एपरेटस हमारा एक ऐसा एपरेटस है, या फिर हमारे उस टेस्ट एपरेटस का नाम है जिससे हम आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन बफर्स। Buffers are the compound or mixture of compound which
रेजिस्ट चेंज इन पीएच आफ्टर एडिशन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और एल्कलाई। आप बोल सकते हैं, मान लीजिए आपने एक सॉल्यूशन लिया, ओके, उसके अंदर हमारे जो बफर्स होते हैं वो ऐसे सॉल्यूशन होते हैं, अगर उनका थोड़ा सा अमाउंट, कोई स्मॉल अमाउंट, मान लीजिए आपने 100 ml लिया, कोई भी एसिड लिया, ठीक है, डाइल्यूट आपने नाइट्रिक एसिड लिया या फिर डाइल्यूट एसिटिक एसिड लिया, उसके अंदर अगर आपने 1 ml आपने ऐड कर दिया बफर का, तो वो क्या करेगा, उसकी पीएच, अगर जो आपका सॉल्यूशन है, डाइल्यूट हम क्या ले रहे थे, हम ले रहे थे डाइल्यूट, चलिए हम डाइल्यूट HCl ले लेते हैं। अब आपने इसमें इसकी पीएच हम लेके चलते हैं 7 थी। जैसे ही आप इसके अंदर बफर को ऐड करेंगे, उसके बाद आप इसके अंदर कितना भी एसिड ऐड कर दीजिए, ठीक है, जितना आप एसिड ऐड करते रहेंगे, उसके बाद क्या होगा, ये इसकी पीएच को चेंज होने नहीं देगा, पीएच को रेजिस्ट कर देगा। बफर आर द कंपाउंड और मिक्सचर ऑफ कंपाउंड विच रेजिस्ट द चेंज इन पीएच आफ्टर एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम, डिफाइन बफर कैपेसिटी। अच्छा, अभी हम देख रहे थे कि हम इसके अंदर आपने HCl ऐड करना स्टार्ट किया, फिर भी वो उसकी पीएच को चेंज नहीं करेगा। ये कब तक नहीं करेगा, जब तक इसकी जो कैपेसिटी है, जो आपके बफर की कैपेसिटी है इसकी पीएच को रजिस्ट करने वाली, तब तक वो इसकी पीएच को चेंज नहीं करेगा। पर जैसे ही इसकी कैपेसिटी खत्म होगी, वैसे इसकी पीएच को चेंज कर देगा। तो जो इसका पॉइंट है जहां पे इसकी कैपेसिटी खत्म हो रही है, उसी कैपेसिटी को हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन की बफर कैपेसिटी। ठीक है, बफर कैपेसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज अ मेजर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स रेजिस्टेंट टू चेंज इन पीएच इन द एडिशन ऑफ एसिड और बेस। ठीक है, हम सिंपल सा, जैसे मैंने सबसे सिंपल टर्म में समझाया कि आपने एसिड ऐड करने के बाद उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी जो होती है, जहां तक वो उसकी पीएच को रेजिस्ट कर सकता है किसी भी सॉल्यूशन की, उस बफर की उस कैपेसिटी को हम उस सॉल्यूशन उसकी क्या बोलेंगे, बफर कैपेसिटी। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, द सॉल्यूशंस हैविंग द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज द आरबीसीज इज नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशंस जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर आपकी आरबीसीज के इक्वल हो, उनको हम क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, मान लीजिए आपकी कोई भी सेल है, ठीक है, आपने इसको पानी के अंदर डाला। अब इस पानी के अंदर कोई ना कोई सॉल्ट तो होगा ना, तो उसकी कंसंट्रेशन और जो आपके सेल की कंसंट्रेशन है, दोनों की कंसंट्रेशन क्या है, अगर सेम है, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, तो क्या होगा, वो सेल हमारी एज इट इज बनी रहेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोटोनिसिटी। आइसोटोनिक मतलब सेम कंसंट्रेशन आप बोल सकते हैं। द सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज द रेड ब्लड सेल्स इज नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसके साथ में हमारे हाइपर और हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस भी आते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं हमारे, जब आप उनको किसी भी ऐसे सॉल्यूशंस, जब आप उसमें आरबीसीज को ऐड करेंगे, तो क्या होगा, जो आपकी आरबीसीज हैं वो 3 टाइप के मैंने बोले ना। चलिए, अगर इसी की तरह नॉर्मल कंडीशन में है तो ये क्या है हमारा, आइसोटोनिक। और अगर ये जो हमारी आरबीसीज है वो स्वेल कर गई, तो क्या है, ये हमारा हाइपोटोनिक। और अगर आरबीसीज हमारी श्रिंक कर गई, तो ये क्या है हमारा, हाइपोटोनिक। अच्छा, और जो हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशंस होता है, उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है, 0.9% वेट बाई वॉल्यूम NaCl। सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन होता है 0.9% वेट बाई वॉल्यूम का, उसको क्या बोलते हैं हम, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, या आप उसको दूसरे नाम से जानते हैं जो NS, नॉर्मल सलाइन। ओके, जो NS ड्रिप लगती है उसी को हम क्या बोलते हैं, वही क्या होता है हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन, 0.9% वेट बाई वॉल्यूम का NaCl। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच इज एनलिस्ट द मेथड यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ टोनिसिटी। टोनिसिटी को मेजर करने के लिए जो हमारे मेथड होते हैं, 2 मेथड होते हैं, हीमोलाइटिक मेथड और कोलिगेटिव मेथड। और टोनिसिटी होती क्या है, जो हमारे आइसोटोनिक सॉल्यूशंस को या फिर को कैलकुलेट करने के लिए, या फिर 2 सेल, मान लीजिए ये हमारी 2 कंपार्टमेंट है, ठीक है, दोनों के बीच में हमारी सेल और जो हमारे हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन या फिर जो आप बाहर से सॉल्यूशन दे रहे हैं, दोनों के बीच की जो कंसंट्रेशन है उसको पता करने के लिए जो हम मेथड यूज करते हैं उनको बोलते हैं, या फिर उसकी जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं उसको बोलेंगे हम टोनिसिटी
ओके और इसके मेथड क्या है हमारे मेजरमेंट ऑफ टोनिसिटी के? पहला है हीमोलाइटिक मेथड और दूसरा है कोलिगेटिव मेथड। हीमोलाइटिक मेथड जो होते हैं वो हमारे आरबीसीज पे परफॉर्म किए जाते हैं। ओके आरबीसीज को सस्पेंड करके तब मतलब कोई भी सॉल्यूशन है उसमें हम डाल के उसके बाद चेक करते हैं कि उसकी कंडीशन क्या है। नेक्स्ट क्या है कोलिगेटिव मेथड, ये जो उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं एज लाइक उसका फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इनके ऊपर डिपेंड करता है। ओके नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन ओआरएस। ओआरएस क्या होते हैं हमारे? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस। A solution of electrolytes or salt which are essential for normal physiological function in body. These are used when there is significant water loss of our body system. ये डेफिनेशन आप स्क्रीनशॉट के लिए ले सकते हैं। अगर मैं नॉर्मल टर्म में समझाऊं तो ये आपके एक ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो आपके इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट को कंटेन करते हैं, जो हमारे नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन, जो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन चल रहे हैं उनके लिए इसेंशियल होते हैं। ठीक है, अच्छा हम ओआरएस आप सबने सुना होगा, हम बच्चों को देते हैं। कब देते हैं? जब मान लीजिए कोई बच्चा है उसके अंदर उसको बहुत ज्यादा लूज मोशन हो गया या फिर वोमिटिंग वाली कंडीशन हो गई है, तो क्या होता है उसके अंदर जो होता है वो हमारे आयंस लॉस होने लगते हैं। जब आयंस की कमी बॉडी के अंदर होने लगेगी तो उस आयन की कमी को पूर्ति करने के लिए हम क्या करते हैं, हम बाहर से ओआरएस देते हैं। वो क्या होते हैं हमारे ओरल, क्योंकि हम माउथ के थ्रू ले रहे हैं, रिहाइड्रेशन, वापस से हाइड्रेट कर रहे हैं। क्या बोला मैंने? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स। ओके ओरल क्या है? जो हम ओरल रूट से ले रहे हैं, और ओरल रूट क्या है हमारा? माउथ। रिहाइड्रेशन मतलब कि वापस से आप हाइड्रेट कर रहे हैं। जब किसी को ओआरएस कब देते हैं? जब बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन, एक्सेसिव वाटर लॉस, या फिर हम बोल सकते हैं, और वाटर सिंपल नहीं निकलता है, वो अपने साथ आयंस को लेके बॉडी में से निकलता है, तो उनको वापस से हाइड्रेट करने के लिए हम जो सॉल्ट देते हैं उसको बोलते हैं हम ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, या फिर हम बोल सकते हैं ओआरएस। ओके और किस लिए यूज होते हैं ये ओआरएस? जो हमारी सेल है उसको फंक्शन करने के लिए बहुत सारे आयंस की नीड होती है। ठीक है, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, तो इनकी कंसंट्रेशन मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट देते हैं। और इसकी कंपोजिशन क्या है? ये कंटेन करता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ट्राई सोडियम सिट्रेट और ग्लूकोज को। ओके नेक्स्ट है हमारा डिफाइंड डेंटाफ्रिक्स। ये क्या होती है? डेंटाफ्रिक्स हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारे टूथब्रश के साथ आप अप्लाई करते हैं, और ये पाउडर फॉर्म में भी आते हैं। बेसिकली जो हमारे टूथपेस्ट या टूथ पाउडर होते हैं जो हमारे टीथ को क्लीन करने के लिए यूज होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? डेंटिफ्रिक्स। और इसके एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट है हमारा डिफाइन डिसेंसिटाइजिंग एजेंट। डिसेंसिटाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं? ये हमारे ऐसे एजेंट होते हैं जो हमारे सेंसिटिविटी को रिड्यूस करते हैं। मान लीजिए आपका कोई ऐसा पेशेंट है जिसको टीथ में प्रॉब्लम है, ठीक है, दांतों में प्रॉब्लम हुई है उसके, और क्या हो रही है? कई बार क्या होता है लोगों को ठंडा गर्म लगने लगता है। ठीक है, ठंडा या फिर आप कह सकते हैं गर्म, या फिर क्लाइमेट चेंज होता है तो उन लोगों को दांतों में बहुत ज्यादा सेंसेशन होने लगती है, सेंसिटिविटी फील होती है। तो उसके अगेंस्ट जो वर्क करते हैं हम क्या यूज कर रहे हैं? डिसेंसिटाइजिंग एजेंट। जो सेंसिटिविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं उनको क्या कहते हैं हम? डिसेंसिटाइजिंग एजेंट। ओके डिसेंसिटाइजिंग एजेंट रिड्यूस मतलब कम कर रहे हैं पेन, जो सेंसिटिविटी टीथ में जो सेंसिटिविटी हो रही है किसकी वजह से? कोल्ड, हीट, एसिड, स्वीट और टच की वजह से उनको। और इसका एग्जांपल है जिंक क्लोराइड और स्ट्रोनियम क्लोराइड। ओके नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, डिफाइन एसिडिफायर्स। एसिडिफायर्स क्या होते हैं? एसिडिफायर्स हमारे ऐसे एजेंट होते हैं जो हमारे इंक्रीज करते हैं गैस्ट्रिक एसिडिटी को, उनको क्या कहते हैं? एसिडिफाइंग एजेंट या फिर एसिडिफायर्स। ठीक है, क्या होता है कई बार हमारे स्टमक में, या फिर हम बोल सकते हैं हाँ, हमारे स्टमक में एसिड की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, तो उसको पूरा करने के लिए हम क्या देते हैं? बाहर से हम एसिडिफायर्स देते हैं जो गैस्ट्रिक एसिडिटी को इंक्रीज कर देते हैं, वो हमारी डाइजेशन में हेल्प भी करते हैं। ओके नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, डिफाइन एंटाएसिड्स। एंटाएसिड्स, एंटा एसिड्स, एसिड के अगेंस्ट जो वर्क कर रहे हैं उनको क्या कह रहे हैं हम? एंटाएसिड। दीज आर एल्कलाइन। और एसिड के अगेंस्ट क्या वर्क करते हैं?
ये हमारा एसिड है, एसिड के अगेंस्ट में क्या वर्क करेंगे, बेस, और जैसे ही बेस और एसिड की रिएक्शन होगी क्या बनेगा, हमारा सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा। और सॉल्ट कैसा नेचर होता है हमारा, न्यूट्रलाइज। ओके, यही चीज यहां चल रही है। दीज आर एल्कलाइन सब्सटेंस विच आर यूज्ड टू ट्रीट द एक्सेस ऑफ एसिड ऑफ द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम हाइपर एसिडिटी और हाइपर क्लोरहाइड्रिया। मतलब कि बहुत ज्यादा एसिडिटी हो गई है, उस टाइम हम क्या करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, इनो सुना है, इनो के अंदर भी हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट आते हैं। वो क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, जैसे ही आपने एसिड किसी को एसिडिटी हुई, आपने एंटासिड दिए, वो गए जाके उन्होंने एसिड के साथ रिएक्ट किया और सॉल्ट फॉर्म किया और वहां से रिमूव आउट हो गए। ये वर्क होता है हमारे एंटासिड्स का। अच्छा, नेक्स्ट क्या है हमारे, एक चीज और याद रखिएगा, जो हमारे एंटासिड्स होते हैं ये कभी भी सिंगल नहीं दिए जाते हैं। ये सोडियम, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये कभी भी आप सिंगल नहीं दे सकते, इसको हम हमेशा कॉम्बिनेशन थेरेपी में देते हैं, ये बात याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हमारे डिफाइन कैथरेटिक्स। कैथरेटिक्स क्या होते हैं, हमारे ऐसे एजेंट होते हैं जो हमारे कॉन्स्टिपेशन से रिलीव कराते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, कैथरेटिक्स। ओके, और ये हमारे दो टाइप के होते हैं, लग्जेटिव, परगेटिव। ये अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो देखनी हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। ओके, इसका एग्जांपल है मैग्नीशियम सल्फेट और इसबगोल। कई बार लोगों को क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, बेसिकली हमारे कब्ज वाली प्रॉब्लम होती है, तो इसबगोल लेते हैं तो क्या होता है, हमारी सारी की सारी जो कॉन्स्टिपेशन को रिलीज कर देता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा एंटी माइक्रोबियल एजेंट। जैसे नाम खुद में डिफाइन कर रहा है, क्या है, एंटी माइक्रोबियल। एंटी मतलब अगेंस्ट किसके, माइक्रोब्स के अगेंस्ट जो वर्क कर रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट जो वर्क कर रहा है, उनको क्या कह रहे हैं हम, एंटी माइक्रोबियल्स। एंड एंटी माइक्रोबियल्स इज एन एजेंट दैट किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म और स्टॉप देयर ग्रोथ। क्या करेंगे ये, या तो मान लीजिए कोई आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कि क्या करेंगे, आइदर ये इनको मार देंगे या फिर क्या करेंगे, इनके ग्रोथ को रोकेंगे। ग्रोथ को कैसे रोकेंगे, आप बोल सकते हैं कि इनके स्पोर्स को किल कर, स्पोर्स को किल नहीं करेंगे, इनको एक तरीके का जैसे बोलते हैं ना कि फेंटेड वाली कंडीशन ला देंगे, ये करेंगे, या फिर इनको मार देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ रुक जाएगी। उनको बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट। ओके, एग्जांपल है इसका बोरिक एसिड और पोटेशियम परमैंगनेट। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है डिफाइन एंटी माइक्रोबियल्स, या फिर आपसे किसी भी बोल सकते हैं कैटेगरी की डेफिनेशन पूछी जाती है, तो हम क्या करेंगे, साथ में उसका एक एग्जाम्पल जरूर देंगे, 1 से 2 एग्जाम्पल। ओके, ये आपका मार्क्स गेन करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा डिफाइन एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट्स क्या होते हैं, एक्सपेक्टोरेंट्स आर द ड्रग दैट हेल्प इन रिमूविंग स्पूटम फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आइदर बाय इंक्रीजिंग फ्लूडिटी और स्पूटम और इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। अच्छा, थोड़ी सी मैं सिंपल टर्म में बता देती हूँ क्या होते हैं एक्सपेक्टोरेंट। जब किसी को जुकाम होता है, ओके, ये क्या करेंगे, ये जाएंगे, ठीक है, जो म्यूकस होता है, म्यूकस जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या हो रहा है, म्यूकस सिक्रीट हो रहा है, ये उस म्यूकस को क्या करेंगे, जुकाम की कंडीशन कब आती है, जब हमें बहुत ज्यादा म्यूकस सिक्रीट होने लगता है, वो म्यूकस क्या होगा, जमने लगेगा। तो एक्सपेक्टोरेंट्स क्या करेंगे, उसकी फ्लूडिटी को इंक्रीज करेंगे। फ्लूडिटी को इंक्रीज करने से क्या होगा, वो जम गया था, तो अब क्या करेंगे उसको, जैसे मान लीजिए शहद है, शहद आपने क्या किया, गर्म किया, जब गर्म किया तो फ्लूडिटी उसकी इंक्रीज हो रही है, फ्लूडिटी इंक्रीज हो रही है। आपने घी है, घी जम गया तो आपने क्या किया, उसको गर्म करना स्टार्ट किया, गर्म करने पे क्या होगा, उसकी फ्लूडिटी, उसका जो वाटर कंटेंट है या फिर आप बोलते हैं लिक्विडिटी, उसकी बढ़ने लगती है। तो इसी तरीके से जो हमारे एक्सपेक्टोरेंट होते हैं, ये हमारे स्पूटम को रिमूव करते हैं, जो हमारे जुकाम में जो हमारे म्यूकस सिक्रीट हो रहा है, ठीक है, उसको रिमूव कर रहे हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक से। या तो फ्लूडिटी को इंक्रीज करेंगे या फिर क्या करेंगे, जो फ्लूइड का वॉल्यूम है उसको इंक्रीज कर देंगे, और जो आपका स्पूटम है उसको क्या करेंगे, बाहर फेंक देंगे, या तो छींक के रास्ते फेंकेंगे या फिर आप कह सकते हैं कफ के रास्ते, आप उसको सॉरी कफिंग के रास्ते उसको बाहर फेंक देंगे। ओके, ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे 15 क्वेश्चन जो हमने पढ़े। अब इसके जो नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड या फिर इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में कोई भी प्रॉब्लम होती है या फिर फार्मेसी से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम हो,
आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वृद्धि फार्मा, वहां पे जाके आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी नई नई वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पे आते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।